पिछले वीडियो में हमने प्रेमचंद द्वारा लिखित दो बैलों की कथा का कहानी का अध्ययन किया था। आज हम लोग राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर कहानी का अध्ययन करेंगे। ये एक यात्रा वृतांत है। तो सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय देखते हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 यानी कि 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कन्हैला गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी कि शुरुआती शिक्षा गांव के मदरसों में हुई। जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो गांव के मदरसे में ही शुरुआत हुई पढ़ाई की। उनका बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। ऐसा लगा उन्होंने इसी वजह से बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर उनका नाम जो है राहुल सांकृत्यायन पड़ा। और उन्हें अनेक भाषाएं आती थीं, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण यानी कि उनके ज्ञान का भंडार इतना था कि उसी के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी और वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते थे। राहुल सांकृत्यायन के लिए घुमक्कड़ जो है एक घुमक्कड़ शब्द भी आता है, यानी कि ये बहुत घूमा करते थे, इसलिए उन्हें जो है यात्रा साहित्य में पितामह भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतमी के बच्चे, बदुरंगी मधुपरी ये कहानी है, जीने के लिए एक दूसरा मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्रा ये उपन्यास हैं, मेरी जीवन यात्रा ये आत्मकथा है। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ भी वो जाते थे वहाँ के कुछ ना कुछ शब्दों को सीख ही लेते थे, ग्रहण कर लेते थे और उन्हें अपनी रचनाओं में लिखा भी करते थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत सरकार के पद्म भूषण पुरस्कार से विभूषित किया गया। उन्हें 2 पुरस्कार मिले हैं अकादमी, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत सरकार के पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हैं। राहुल सांकृत्यायन का जो निधन यानी कि मृत्यु का जो वर्ष है वो है 1963 यानी कि 1963, इसमें इनका निधन हो गया था। तो आइए देखते हैं पाठ की रूपरेखा। जो प्रस्तुत पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने एक तिब्बत की यात्रा की थी। जो है वो यात्रा में क्या क्या घटित हुआ, क्या उनके साथ उन्होंने देखा, वहाँ का समाज क्या था, तिब्बत का मार्ग क्या था, है ना, यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या वहाँ उन्होंने तिब्बत में देखा समझा, इस बारे में बात हुई है, उन्होंने बताया है। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि भारत के जो लोग थे वो तिब्बत नहीं जा सकते थे, इसलिए लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान लेखक ने ल्हासा की ओर जिन दुर्गम रास्तों, दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, रास्तों की यात्रा की, उनका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। तो अब आइए देखते हैं पाठ का सारांश। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का वर्णन है जब फरी कलिंगपोल का रास्ता नहीं खुला था, तब नेपाल के रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था। इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियां और किले भी थे। अब बहुत से किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है और कई फौजी मकान गिर चुके हैं। वहाँ तिब्बत में जो है पर्दा प्रथा और जातिपात, छुआछूत आदि न होने के कारण कोई भी अनजान व्यक्ति अपना सामान देकर अपनी चाय उस घर की महिला से बनवा सकता है या खुद बना सकता है। निम्न श्रेणी के यानी कि नीचे स्तर के जो भिखमंगे को छोड़कर, क्योंकि उनसे उन्हें डर रहता था चोरी डकैती का, या इसलिए वो घर में नहीं घुसने देते थे। और वहाँ मक्खन, सोडा और नमक देने पर उसे चोंगी में मथकर दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी की टोटीदार बर्तन में रखकर दिया जाता था। जो कोई अच्छा खासा व्यक्ति दिखता था उसको ये खुली छूट हुआ करती थी।
जो है अब लेखक ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरुआत की इसकी देखते हैं। लेखक की यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई। परित्यक्त का मतलब जिसको छोड़ दिया गया हो। उस समय एक तिब्बती आदमी राहदारी का मतलब है यात्रा करने का कर, शुल्क, टैक्स जिसको कहते हैं, यात्रा करने का जो वो कर मांगने आया। और लेखक ने अपनी और अपने साथी, उसका साथी एक और गया था उसके साथ, सुमति जिसका नाम था, दोनों की पर्ची उसे दे दी। सुमति की जान पहचान होने के कारण एक भिखमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोंगला के आखिरी गांव में रहने की अच्छी जगह मिल गई थी। जब 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते से एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर लौटा तो उसे गांव के सबसे गरीब घर में रहने को मिला। भद्र का मतलब एक सज्जन पुरुष की तरह। इसके बाद ठांडे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है जो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था और यह स्थान बिल्कुल सुनसान निर्जन था, इसलिए डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। वहाँ डाकुओं का हमेशा खतरा बना रहता था। काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण दोनों तरफ मीलों कोई गांव भी नहीं था। लोगों को डाकुओं का भय बना रहता था, डर रहता था। यहाँ के डाकू पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वगैरह है या नहीं। तो यानी कि पहले वो मांगते नहीं हैं, पहले इंसान को मारते हैं, उसके बाद उसकी तलाशी लेते हैं। तिब्बत की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। वहाँ की जो सरकार है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर कोई अधिक खर्च नहीं करती है। हथियार के संबंध में यहाँ कोई भी कानून नहीं है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल लाठी की तरह लेकर घूमते हैं। यानी कि हर व्यक्ति के पास पिस्तौल या बंदूक देखने को मिल जाती है। चूंकि लेखक और उसका साथी दोनों भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए उन्हें डाकुओं का भय नहीं था, क्योंकि वो सब उन्हें जब भिखारी ही थे तो उनके पास मिलेगा क्या डाकुओं को, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था। जहाँ कहीं भी इन्हें कोई ऐसी खतरनाक सूरत दिखती, वे अपनी टोपी उतारकर और जीभ निकालकर वहाँ की भाषा में कुची कुची यानी कि दया दया, कुची कुची का अर्थ है यहाँ दया दया, 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। अगर इन्हें लगता भी था कि कुछ संशय है, कुछ जो है दाल में काला है, तो वो क्या करते थे, वहाँ की जो शायद प्रथा रही होगी भीख मांगने की, तो अपनी टोपी उतारते थे और उनके सामने झुककर कुची कुची करने लगते थे। यानी कि दया दया, 1 पैसा दे दो, ऐसा कहने के भीख मांगने लगते थे। इनकी पीठ पर सामान था और चढ़ाई भी काफ़ी थी, इसलिए ये दोनों घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय जो है डांडे पहुँचे। अब जो है सर्वोच्चम जो डांडे था वो सर्वोच्चम स्थान था, यानी कि सर्वोच्चम स्थान पर स्थित था, यानी कि सबसे ऊंचे पर था। वहाँ पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से वो जगह सजाई गई थी। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा ठांडे देवता का स्थान था। वहाँ ठांडे के देवता का स्थान माना जाता था। इसके आगे उतराई थी, यानी कि ढलान थी। लेखक लंकोर का रास्ता भटक गया, यानी कि भूल गया और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया कि सुमति से। लेखक रास्ता पूछ पूछ कर पुनः वापस लौटकर उस रास्ते से 4 बजे के करीब वहां पहुंचा। लेखक का साथी सुमति बहुत क्रोध में था, क्योंकि उसे बार बार चाय गर्म करते हुए लेखक की प्रतीक्षा में बैठे घंटों हो चुके थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और गुस्से के कारण सुमति का मुंह और लाल हो रहा था। सुमति यानी जात से मंगोल था। यहाँ से इन लोगों को तिहरी जाना था। कुछ सामान पीठ पर लादकर और हाथ में डंडा लेकर वे आगे बढ़े। तिहरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा था, जो कि टापू जैसा लग रहा था। टापू का मतलब बीच में थोड़ा सा उठा हुआ पर्वतीय स्थान और चारों तरफ पानी भरा हो। जहाँ पे मैदान के भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम तिगरी समाधि गिरी था। गिरी का मतलब पर्वत। यहाँ पर सुमति के अनेक यजमान थे। उसने उनको बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के गंडे का मतलब डंडे में बांधकर बनाया गया धार्मिक चिन्ह है ना, बनाकर दिए। वहां से वे लोग 10-11 बजे के लगभग तेज धूप में आगे के लिए
चल पड़े। वहां से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा, क्योंकि वह वहां अपने एक यजमान से मिलना चाहता था। तो इधर जो है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों यानी कि बिहारों की देखरेख में है। ये जागीरदार बेगार मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते हैं। बेगार का मतलब बिना मजदूरी दिए। समय समय पर खेती का प्रबंध देखने के लिए भिक्षु आते रहते हैं। भिक्षु का मतलब बौद्ध भिक्षु यानी कि सेवक वहाँ के, जिन्हें राजा के समान आदर मिलता था। इधर जो है एक नमसे नाम का भिक्षु है, वो मुखिया है। उससे उसकी सुमति की जो है मुलाकात होती है। तो शेखर विहार की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे। भद्र पुरुष में सज्जन इंसान। लेखक को भिकमंगों के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे उनसे बहुत प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था, जिसमें कंजुर का मतलब है बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कि बुद्ध के वचन जो हैं उनको ट्रांसलेट करके रख दिया गया हो, कि हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई 300 पोथियाँ रखी हुई थी। पोथियाँ का मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें, जो मोटे कागज पर बड़े अच्छे अक्षरों में लिखी गई पोथियाँ थीं। तो एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। लेखक का आसन वहीं लग गया, वहीं बैठ गया उनको पढ़ने के लिए। वह पोथी पढ़ने में मग्न हो गया और सुमति अपने यजमानों से मिलने चला गया। दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिगरी गांव के लिए वापस चल पड़े, जो वहां से बहुत दूर नहीं था। तो इस पाठ में बच्चों ये बताया गया है कि जो लेखक था वो जो है एक बार तिब्बत की यात्रा पे जाता है। तिब्बत की यात्रा उस समय जो है भारतीयों को जाना वहाँ अलाउ नहीं था, तो उन्होंने अपना भिखारी का वेश धारण किया। उसके साथ एक उसका मित्र सुमति भी गया था, और वहाँ के किसी जानकार से जो है वो करके जान पहचान करके वो तिब्बत के रास्ते पर चले गए। और वहाँ डाकू वगैरह मिलते थे, लेकिन ये भिखारी के वेश में थे तो इन्हें कोई डर नहीं था। उसके बाद वहाँ की जो घर थे वहाँ स्त्रियाँ वगैरह थीं, वहाँ पर्दा प्रथा भी नहीं थी, जाति पाति का भी कोई भेदभाव नहीं था। इसलिए कोई भी व्यक्ति घरों में जाकर जो है महिलाओं से चाय बनवा सकता था या खुद भी चाय बना सकता था वहाँ। यानी कि स्त्री जो है वो निडर थी, और उस समय पर्दा प्रथा नहीं प्रचलित थी, और वो स्त्रियां खुद को बड़ा सुरक्षित महसूस किया करती थी। उन्हें बाहरी इंसान से कोई डर नहीं लगता था। उसके बाद जो है लेखक अपना एक निर्जन स्थान थाड़े पे जाता है। थाड़े जो है देवता का स्थान है। वहाँ झंडी, रंग बिरंगी झंडियों और जानवरों की हड्डियों से वो सजाया गया था, है ना। और इस स्थान की जो ऊंचाई थी वो कोई 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर था वहाँ जो है। उसके बाद लेखक रास्ता भटक जाता है तेरी जाते समय। फिर वो जो है इधर उसे एक अपने सुमति को अपने यजमान से मिलना था, और वो अपने यजमान से मिलने के लिए लेखक से कहता, तो वो उसे अनुमति दे देता वो। और जो लेखक था वो बौद्ध भिक्षु मंदिर में बैठकर, मठ में बैठकर, जो वहाँ बहुत सारी मोटी मोटी किताबें रखी थी बुद्ध वचन अनुवाद की, उन्हें जो है पढ़ने लगता, और पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा मग्न हो जाता है। और बाद में जो है दूसरे दिन लेखक और उसके साथी भिक्षु नमसे से विदाई लेकर पुनः तिगरी गांव के लिए वापस चले जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य करेंगे।